गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं गया स्थित मानपुर में सोनूलाल वनवाल गर्ल्स +2 स्कूल में +2 टीचर हूं। मैं आपके सामने आज क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आया हूं, अधिकार। क्लास 11 में भी 2 बुक है बच्चों और क्लास 12 में भी 2 बुक है। उसमें एक बुक है भारतीय संविधान में सिद्धांत और व्यवहार्यता कैसा है, एक दूसरा है सैद्धांतिक जो है थियोरेटिकल बुक है और उसका एक चैप्टर है अधिकार। तो आज हम आपके सामने ये बताने जा रहे हैं कि अधिकार क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे कि एक चैप्टर है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या भारतीय संविधान में अधिकार और एक है और चैप्टर आ गया अधिकार, दोनों तो सेम ही हुआ लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये क्या है बच्चों? तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि दोनों अधिकार में अंतर कैसे है, तब आप लोग समझ पाएंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो मान लीजिए कि मैं एक ह्यूमन काइंड के बारे में बात करूंगा कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो अपने कंट्रोल से दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। मनुष्य कैसा होता है, क्या खाता है, तो पूरे मनुष्य जाति का बोध हो गया उससे। लेकिन यहीं पर ठीक मैं अपने बारे में कह दिया कि मैं बसंत कुमार हूं, मैं गया में जॉब करता हूं, मैं इस रंग का हूं, मेरी हाइट इतनी है, तो एक स्पेशल आदमी का चर्चा हुआ। तो पहले मैं बात किया मनुष्य जाति का और बाद में मैंने अपने बारे में बोला। तो पूरे मनुष्य जाति का पहले चर्चा हुआ, बाद में मैं अपने चर्चा। तो दोनों में जो अंतर है वही अंतर यहां पे दोनों अधिकार में है। यानी कि मनुष्य जाति का जब चर्चा मैं किया था तो पूरी दुनिया भर में जितने सारे मनुष्य हैं सबका चर्चा हो गया, लेकिन जब मैं अपना चर्चा किया तो सिर्फ मेरा चर्चा हुआ। तो ठीक यही है, ये जो अधिकार मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो ये अधिकार एक थ्योरी है। क्या होता है अधिकार, कहां से आया, क्या क्या सिद्धांत है इसका, कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले कब उदय हुआ इसका, कब कब विचार आया इसका, ये है अधिकार। और इसके अंतर्गत किसी एक देश की जब मैं चर्चा कर दिया, यानी कि जैसे भारत का, तो भारत में जब अधिकार बताया मैं मौलिक अधिकार, तो सिर्फ एक देश के बारे में चर्चा हुई थी, भारत के बारे में। और ये जो अधिकार है ये पूरी दुनिया में कहां कहां कब कब अधिकार आया, कांट ने क्या कहा, लास्की ने क्या कहा, उसके अनुसार क्या था सिद्धांत, पूरा सिद्धांतिक चीज है ये है अधिकार। तो इस अधिकार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि अधिकार की अवधारणा सबसे पहले आई कहां से। तो आप लोग जानते हैं कि अधिकार मानव इतिहास में जब से मानव का उत्पत्ति हुआ, जब से उदय हुआ मानव का, तब से वो किसी न किसी चीज पर दावा करता था और वही दावा जो है उसका अधिकार में बदल गया। लेकिन इसको संकुचित अर्थ, सीमित अर्थ, विस्तृत अर्थ सब कुछ में हम लोग जानेंगे कैसे ये दावा कितना ज्यादा उसका रूप बदला, दावा का रूप कितना बदला, उसका दायरा कैसे कैसे बढ़ा। तो ये है प्राचीन काल में भी होता था। मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक परिवार था तो पितृसत्तात्मक में पिता का अधिकार होता था सारी संपत्ति पे, मातृसत्तात्मक में माता का अधिकार होता था। और उसके बाद फिर राजतंत्र आया। राजतंत्र में जो भी राजा कह देते थे सारा का सारा अधिकार राजा के पास होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया। लोकतंत्र जब आया तो धीरे धीरे वो राजा के हाथ से शासन छीनकर जनता के हाथों में दे दिया गया। अब जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा है। जनता जब चाहे जिसको शासक बनाए, जनता जब चाहे जिसको शासक से हटाए। जैसे कि हमारे भारत में अभी देख लीजिए, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। हम लोग ही के द्वारा प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हम लोग जिस व्यक्ति को वोट देते हैं, जिस पार्टी को वोट देते हैं, उसी पार्टी का व्यक्ति चुनकर आता है और हम लोग के शासन, हम लोग के देश को सुचारू ढंग से चलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के पास जनता ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र में जनता के पास ही सर्वोच्च शक्ति है। तो धीरे धीरे यह शासन बदलता चला गया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत तो सदियों से हो चुकी है, प्राचीन सभ्यता से ही। लेकिन आधुनिक समय में देखा जाए तो 13वीं सदी से इंग्लैंड में सबसे पहले अधिकार का चर्चा हुआ। तो क्या हुआ कि 1215 ईस्वी में प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा की घोषणा की गई। मैग्ना कार्टा से ही अधिकार दिया गया सबको। 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने दैवीय अधिकार के लिए फिर से संघर्ष शुरू किया था कि राजा का कुछ दैवीय अधिकार होता है। लेकिन 1688 में जब गौरवपूर्ण क्रांति आई इंग्लैंड में, तो उसके बाद सारी समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया। और उसके बाद 16 दिसंबर 1889 को ब्रिटिश संसद की घोषणा से राजा विलियम तथा रानी मेरी ने स्वीकार कर जनता को सारा अधिकार दे दिया। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि यह अधिकार, भ्रातृत्व, समानता, ये सब जो चर्चा सबसे पहले कहां मिलती है? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में, यही यहां से भी आया।
तो देखते हैं बच्चों, ये जो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का जो जेम्स था प्रथम, उसने क्या किया, ये मैग्ना कार्टा दिया। इसमें लिखा है स्पष्ट कि महान चार्टर मैग्ना कार्टा है ये इंग्लैंड का प्रथम दस्तावेज, जिसमें राजा द्वारा अपनी प्रजा के कुछ अधिकारों को स्वीकार करने का वचन दिया गया है। इससे राजा के मनमाने अधिकारों पर कुछ अंकुश लगा कि ये लिखित रूप में दे दिया गया कि अब आप लोगों को अधिकार मिल गया है, जनता के हाथों में सौंप दिया गया। लोकतंत्र वाला जो अधिकार है ये इस मैग्ना कार्टा में सबसे पहले 1215 ईस्वी में दिया गया। अब हम जानते हैं कि अधिकार क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो अधिकार हमारे जीवन की बहुमूल्य अवधारणा है जो हमारे जीवन को सरल और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आप कहेंगे कैसे, अधिकार से हमारा जीवन सरल कैसे बनेगा? तो एक उदाहरण के द्वारा इसको भी समझते हैं। अगर आपके पास अधिकार न रहे तो आप पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो भी है, कोई भी अधिकार न रहे तो आपका जीवन सरल हो ही नहीं सकता है। यानी कि हमेशा मनुष्य से बाधाएं तो जुड़ी रहती है। आने वाले समय में कभी झगड़ा लड़ाई हो गया तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए जो आपको अधिकार मिला हुआ है संविधान में कि न्यायालय के पास जा सकते हैं, मान लीजिए ये अधिकार न रहे फिर आपका जीवन सरल कैसे होगा? हमेशा लड़ाई झगड़ा में उलझे हुए रहेंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा तो जीवन सरल नहीं होगा। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपका घर कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर है और आप आर्थिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, घर की स्थिति बहुत ही खराब है। आपका कॉलेज है 10-12 किलोमीटर पे, डेली आने जाने में ही आपको 100 रुपया खर्चा हो जाता है। तो आप और आपके पापा मम्मी कहते हैं कि देखो बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुमको डेली कॉलेज भेज सके। अब आपको पढ़ाई भी करना है और कॉलेज भी नहीं जा सकते हैं, तो कैसे होगा? तो इसको सरल बनाने के लिए हो सकता है कि आप जाए आसपास के कॉलेज में जो आपके घर के जस्ट बगल में है, मान लीजिए 1 किलोमीटर में, जहां आप पैदल जा सकते हैं। वहां के कॉलेज के टीचर अगर आपको अलाउ कर दिए, कोई बात नहीं, आप अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले के नजदीक के हैं, आप मेरे कॉलेज आके पढ़ सकते हैं। तो आपको ये जो अधिकार दे दिया गया उस टीचर के द्वारा, तो आपका जीवन सरल हो गया। एकदम स्पष्ट है, लॉजिकल है ये सब बातें कि आपका जीवन सरल तभी बन सकता है जब आपके पास अधिकार हो। बिना अधिकार का आपका जीवन कभी भी सरल, सहज और सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता है। तो यही है अधिकार। अधिकार हमारे जीवन को सरल बनाता है, सुचारू बनाता है। अब चलते हैं अधिकार से एक और बात समझ में आती है कि अधिकार जो है जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य की गरिमा, प्रतिष्ठा, कभी सम्मान, ये कभी नहीं बढ़ सकता है। मनुष्य की जो गरिमा है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो अधिकार से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि आजीविका का अधिकार ले लीजिए एक उदाहरण। कोई भी जब आप काम करते हैं उसी से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसी से गरिमा सम्मान आता है। तो ये आजीविका नहीं रहेगा करने का अधिकार, तब आपको फिर गरिमा सम्मान कहां से लाइएगा? मनुष्य को सम्मान से जीने का अधिकार तभी हो सकता है जबकि उसको उसका अधिकार मिले। जैसे कि आजीविका का अधिकार, एक उदाहरण, आजीविका का उदाहरण ये हमारे भारत में अगर देखें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 का जी कहता है कि भारत के किसी भी भागों में आप, भारत के किसी भी भाग में कहीं पर भी आप अपना आजीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। तो ये मिला तब तो हम सम्मान के हकदार हुए। तो इस तरह से जो गरिमा, सम्मान है वो भी अधिकार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और एक और पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए। आप कहेंगे कि हम जिस चीज का दावा कर सकते हैं, जिस चीज पर हम दावा कर दें, चाहे वो गलत रहे चाहे सही, तो मेरा अधिकार हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। मान लीजिए कि आप कहेंगे कि मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए कि आप कारखाने में काम कर रहे हैं, आपके घर की स्थिति बिल्कुल ही खराब है, पापा असहाय है, बीमार पड़े हुए हैं, मम्मी है वो बस काम कर रही है। आप गए कारखाना में, नौकरी मिल गया आपको, डेली का 100-200 रुपया आपको मिल जाता है, 200 रुपया घर आते हैं, मम्मी के हाथ में देते हैं, आपका घर बहुत ही अच्छे ढंग से चलने लगता है। तो आप कहेंगे कि ये तो मेरे हित में भी है, मेरे घर के हित में है, मेरी मम्मी का हित से जुड़ा हुआ है, मेरा हित है, सबका भलाई हो रहा है, तो क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? आपका दावा भी है, आपका अधिकार, आप कहते हैं ये मेरा अधिकार है क्योंकि हमको वहां जॉब मिल गया है। लेकिन अगर आप 14 साल से कम है तो समाज आपको उस कारखाने में काम करने के लिए अलाउ कभी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके एज से संबंधित मामला है। आपका उम्र जो है वो काम करने के लिए नहीं बना हुआ है। आपका उम्र भारत, किसी एक देश में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ले तो आपका उम्र 14 साल से कम है, तो भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि 14 साल से कम के बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करना है
अन्य कारखानों में आपको काम करना ही नहीं है, इसीलिए आपको समाज अलाउ नहीं करेगा कि आप 14 साल से कम में कारखाने में काम करें, चाहे आप उसमें अपना हित देखें, परिवार का हित देखें, लेकिन वो गलत है। यानी कि समाज उसकी स्वीकृति नहीं दिया, इसलिए वो आपका अधिकार नहीं बना। इससे एक बात साबित होता है कि जब तक हमारा दावा समाज का भी दावा न बन जाए, तब तक वो अधिकार नहीं बनता है, और वो समाज जिसको सही मानता है, जिस दावे को, वही हमारा अधिकार होता है। तो चलिए अब अधिकार का प्रमुख सिद्धांतों पर जाते हैं। अधिकार का सिद्धांत में सबसे पहले यह शर्त है कि एक ऐसा शर्त है जिसके बिना कोई व्यक्ति कभी भी सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ आप जानते होंगे, आपको एक बात मैं बता दूं कि आप सुने होंगे कि भारत पूरी दुनिया में जो जीव जंतु है, मनुष्य है, कीड़ा मकोड़ा, जितना भी मिला दिया जाए, 84 लाख योनियां हैं। आप लोग सुने होंगे, साइंस भी इसको मानता है, अध्यात्म भी मानता है। उन 84 लाख योनियों में, योनियों को मतलब जीव जंतु का प्रकार सबको मिला दिया जाए तो 84 लाख जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा इकलौता ऐसा प्राणी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। और इसका उदाहरण मैं क्या दूं, आप जानते होंगे भगवान बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा का एक बेटा था और वो अभी पूरा दुनिया उनके कंट्रोल में चलता है, यानी कि भगवान बन गए, पूरा दुनिया उनको पूजता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, सब लोग उनको पूजते हैं। आखिर एक इंसान से भगवान बन गया, वो कौन हो सकता है? बस मनुष्य। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है पूरी धरती पर। तो वो सर्वश्रेष्ठ तब होता है जब उसको अधिकार मिलता है। बिना अधिकार का वो जंतु से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। तो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ होने की जो भावना है वो कहां से आएगी? अधिकार से। तो यही अधिकार का सिद्धांत हम जानेंगे कि कौन कौन सा ये है सिद्धांत। तो सबसे पहले सिद्धांतों को जानने से पहले हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। लास्की की क्या परिभाषा है? सर हेराल्ड लास्की इनका नाम था, हेराल्ड लास्की। लास्की ने कहा अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता है। यानी अभी जस्ट मैं इसका उदाहरण से समझाया था। इसके बाद टीएच ग्रीन महोदय कहते हैं कि अधिकार एक नैतिक प्राणी के रूप में मनुष्य को वोकेशन की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियां हैं। वोकेशन क्या होता है? वोकेशन मतलब एक पेशा से संबंधित एक ऐसा काम है वो जिसकी पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति है। ये अधिकार, उसकी पूर्ति अगर नहीं होगा तो नहीं मिल सकता है। अधिकार उसकी एक शक्ति है जो उसको काम की पूर्ति करवाता है। उसके बाद बेनी प्रसाद क्या कहते हैं? बेनी प्रसाद कहते हैं अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों में से अधिक और न ही कम है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व उभरता है वो अधिकार से ही संबंधित है। बिना अधिकार का न तो आपका पर्सनैलिटी बनेगा, न सर्वश्रेष्ठता की भावना आएगी, न सम्मान आएगा, न गरिमा से जी सकते हैं, जानवर से भी बदतर हो जाएगा। इसका एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। मैं आपको बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ तो जब अमेरिका बौखला गया तो अमेरिका दुनिया के 600 देशों में से जाकर संदेह के आधार पर 600 व्यक्तियों को पकड़कर क्यूबा के गुआंतनामे बे जेल में बंद कर दिया, जो कि अमेरिका के अधिकार में था। और उन 600 लोगों पर इतना ज्यादा जुल्म ढहा, कहर ढहा, जबकि उसमें से 80% लोग, लगभग 80% लोग ये क्या थे? बेकसूर थे। यानी कि शक के आधार पर सबको बहुत ही गहरा यातना दिया गया। उनको आत्महत्या करने का मन करता था, लेकिन ये लोग आत्महत्या भी नहीं करने देते थे। यानी कि उन लोगों पर अधिकार जैसे ही हटा तो देखिए उन लोगों का जीवन ऐसा हो गया कि वो लोग जीना ही नहीं चाहते थे। यानी कि क्या? अधिकार जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जीवन जीने में मजा नहीं आएगा, जानवर से भी बदतर लाइफ हो जाएगा। यही है अधिकार की शक्ति। अधिकार क्या है? अगर हमारे जीवन से अधिकार निकाल दिया जाए तो वो अधिकार खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आते हैं तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें भी आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जब किसी ने पूछा, आप कोई ऐसा आर्टिकल का नाम लीजिए जिसके बिना पूरा का पूरा संविधान शून्य हो जाए, शून्य प्राय हो जाए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं आर्टिकल 32 के अलावा और किसी का नाम नहीं ले सकता हूं अगर ऐसा बात हमसे कोई पूछे तो। यानी कि आर्टिकल 32 क्या था बच्चों? आर्टिकल 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आपके अधिकार का जब भी कोई मिसयूज करता है, हनन करता है, तो आप जो न्यायालय जाएंगे तो उस न्यायालय जाने का जो रास्ता है, वो न्यायालय जाने के लिए जो है आर्टिकल 32 ही एक सहारा है। तो यही है। इसीलिए
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। अगर आत्मा और हृदय को ही निकाल दिया जाए तो फिर बचेगा कैसा, जिंदा लाश रहेगा वो। इसीलिए ये जो अधिकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन के लिए, विकास के लिए, सर्वोत्तम विकास, संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसके लिए अधिकार जरूरी है। अब अधिकार की विशेषता जानते हैं। अधिकार क्या है? अधिकार समाज में मौजूद होता है, सामाजिक जीवन के लिए ये उत्पाद है बहुत बड़ा। उसके बाद अधिकार समाज में और उसके विकास व्यक्ति का दावा है। अधिकार व्यक्ति जिस पर दावा करता है, अगर समाज में उसको सही माने तो वो अधिकार बन जाएगा आपका। उसके बाद अधिकारों को समाज द्वारा सभी लोगों के समान दावों के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिकार लॉजिकल होता है, तर्कसंगत होता है, नैतिक दावा होता है जो अपने समाज पर बनाया जाता है। इसके बाद चलते हैं। चूंकि अधिकार केवल समाज में है, इसलिए इनका समाज के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। अधिकार सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। समाज में आप लोग जानते हैं कि अधिकार जब मिलता है तो सबको बराबर दर्जा मिलता है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद बस एक और बात जानना है यहां पे कि अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मतलब कि असीमित नहीं है। जो मन कर सकता है वो नहीं कर सकते आप। बस ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकार निरपेक्ष नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये तीन बातों को अमल में ला के आप अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तीन क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और नैतिकता। इस तीनों को अगर आप अमल में नहीं लाएंगे तो आप ठीक से आपको समाज जीने नहीं देगा। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, इसमें हम उदाहरण लेते हैं राम रहीम और आसाराम बापू। आप लोग सुने होंगे कि ये लोग साधु होके सत्संग करते थे, करवाते थे, करोड़ों का करते थे, करोड़ों रुपया उनके पास था, लेकिन आज तक कोई भी कानून उनके पास नहीं पहुंचा। क्योंकि आप लोगों को पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है एक अधिकार में कि उसमें जितना भी सारा धन आएगा कहीं से भी उसको टैक्स से छूट मिला हुआ है, कर से छूट मिला हुआ है। इसलिए इन लोगों के पास अपार संपत्तियां थी। अपार संपत्ति होने के बावजूद भी इनको कोई भी टच तक नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक बात ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता के साथ खिलवाड़ किया और अभी सारे के सारे दोनों लोगों की सारी संपत्तियां सीज हो गई और उसके बाद दोनों जेल में है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अधिकार का तो इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे ये लोग, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, अब जानते होंगे कि इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों का ये था, आप लोग जानते होंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अंदर में गुफा उफा बना के देह व्यापार करवाते थे, उनका मिसयूज करते थे। तो क्या हुआ? सार्वजनिक स्वास्थ्य तो खराब हो गया, सुरक्षा व्यवस्था से भी डर लगता था कि जाएंगे क्या होगा, किसके पास क्या होगा। उसके बाद नैतिकता, मोरल स्तर तो गिर ही गया। जो नैतिकता क्या होता है? मानसिक चेतना, यानी कि अच्छाई। वो अच्छाई जैसे आप खत्म किए तो राज्य उससे प्रभावित हो गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता, ये तीनों को जैसे प्रभावित किया राम रहीम और आसाराम बापू, तो सारा का सारा उसका संपत्ति सीज कर लिया गया, सारा जमीन सीज कर लिया गया और अभी दोनों जेल में सड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ये तीनों इसकी सीमाएं हैं, ये तीनों को कम से कम ध्यान दे दीजिए और इसके साथ इसको अमल करते रहेंगे तो अधिकार का आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये है अधिकार की विशेषताएं। और अधिकार जो है कर्तव्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का पूरक है। अगर आप अच्छा कर्तव्य करेंगे तो अधिकार आपको आराम से मिलता रहेगा सारा का सारा, उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब चलते हैं बच्चों अधिकारों के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत दिए। सबसे पहले चलते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत, उपयोगितावाद सिद्धांत। उसके बाद लास्की का अधिकार सिद्धांत, उसके बाद बारकर का अधिकार सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उपयोगितावाद चलते हैं। उपयोगितावाद पूरी तरह से परिणामवादी है, यानी कि रिजल्ट चाहता है उपयोगितावादी सिद्धांत। इसमें रिजल्ट मिल क्या रहा है, यानी कि जो भी न्याय हो चाहे अन्याय हो, उसका जो फैसला होगा उसका परिणाम क्या होगा, उसी परिणामों पर ही यह पूरा का पूरा उपयोगितावादी सिद्धांत आधारित है। कैसे? यह सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी उपयोगिता को यह पूर्ण करता है, जो जो हमको चाहिए उसको पूर्ण करता है यह उपयोगितावादी सिद्धांत। और कहा जाता है कि यदि एक सही का अभ्यास अच्छे को अधिकतम कर सकता है तो अधिकार को धारण करना चाहिए, और यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो अधिकार का हनन हो सकता है। यही है उपयोगितावादी सिद्धांत। अब चलते हैं लास्की का अधिकार सिद्धांत क्या है। ये रहे लास्की जी, इनका पूरा नाम हेराल्ड लास्की।
तो लास्की जो है एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और इन्होंने लगभग राजनीति विज्ञान पर 20 पुस्तकों को लिखा है। राजनीति विज्ञान के बड़ी धुरंधरों में इनका नाम आता है। इनके अनुसार क्या था कि सामाजिक जीवन से ये बहुत ही गहराई से जुड़े हुए थे और ये अधिकार के बारे में ये चर्चा करते हैं कि व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं के विकास कर सकता है, अधिकार अगर उसको दे दिया जाए तो। ये अधिकार ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यही है लास्की का अधिकार सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है कार्यात्मक पहलू, यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारों पर कार्यात्मक पहलू, अधिकार का क्रियान्वयन करना ही इनका सिद्धांत है। और ये अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं लास्की। अब चलते हैं बार्कर का सिद्धांत पे। बार्कर का सिद्धांत लास्की के सिद्धांत से भिन्न नहीं है। दोनों है उदारवादी सिद्धांत, दोनों ही उदारवादी है, लेकिन थोड़ा सा ये है उनका कि ये कहते हैं कि एक आवश्यक गारंटी होनी चाहिए हमें, जिससे कि हम राज्य का एक उत्तरदायित्व बनता है कि हमें सुरक्षा का एक गारंटी दे। यही है बार्कर महोदय का जो अधिकार का सिद्धांत है, यही है। वो ये कहते हैं किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अधिकांश प्रतिकूल या विरोधी वातावरण विकसित नहीं हो सकता। यानी कि उनका कहना है कि राज्य जो है एक ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करे जो आदमी को अधिकार के लिए मदद मिले। यानी कि राज्य में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करे जो आदमी को अधिकार प्रदान करे। तो यही है बार्कर जी का सिद्धांत। बार्कर जी एक और सिद्धांत इस पे जोर देते हैं, वो है नैतिक पहलू। नैतिक पहलू क्या है? नैतिक पहलू मानसिक चेतना की स्थिति है। नैतिक का मतलब होता है मोरल। मोरल का मतलब ये समझ ले सकते हैं आप कि अगर आप ईमानदार हैं, आप कितना अच्छे हैं, शिष्टाचार, ये सब को अगर आप तोड़ते हैं तो समझिए आपका मोरल स्तर गिर गया। यानी कि समाज का समान कल्याण और सर्वोत्तम प्रयास अगर आप करेंगे तभी आप नैतिक है। ये मोरल स्तर जो होता है, नैतिकता, इसको बनाए रखना, ये इस पर भी कौन है, ये बार्कर जी जोर देते हैं। बार्कर का ये राजनीतिक सिद्धांत अधिकार का सिद्धांत था। अब चलते हैं अधिकार का प्रकार। अधिकार के कौन कौन से प्रकार हैं? अधिकार के प्रकार में आते हैं प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। मानव और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है हम देखेंगे। उसके बाद संविदा अधिकार। संविदा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। सबसे पहले चलते हैं बच्चों प्राकृतिक अधिकार पे। प्राकृतिक अधिकार में क्या है कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कुछ अधिकार हमें जन्म लेते ही मिल जाता है, वही है प्राकृतिक अधिकार। जैसे जीवन का अधिकार। जैसे आप जन्म लिए तो आपको कोई भी मार नहीं सकता है, क्योंकि आप जैसे ही धरती पर आए तो आपको जीवन जीने का पूरा अधिकार अपने आप मिल गया। ये प्राकृतिक नेचुरल है, भगवान के द्वारा ही मिल गया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये सब आपको अपने आप ही मिल जाता है। और संपत्ति का अधिकार, यानी कि पापा का जो संपत्ति है, आपके पैदा होते ही सारा संपत्ति आपका भी हो गया। उसमें यह नहीं कहा गया कि पापा का संपत्ति कानूनन हम लिख के लेंगे, नहीं। अगर आप जिस घर में पैदा हुए तो जितनी संपत्ति है आपकी भी है। ये आपको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, जन्म के माध्यम से ही जन्म लिए और ये अधिकार आपको मिल गया। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो ये प्राकृतिक अधिकार हो गया। उसके बाद चलते हैं नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार का अभी जस्ट मैं चर्चा किया था कि मानव का चेतना पर आधारित है ये, यानी कि हमारे नैतिक बल पर जोर देता है ये, हमारी अंतरात्मा की आवाज। आप लोग सोचते होंगे आप जो भी काम करते हैं अगर वो गलत है तो जब भी आप अपने अंतरात्मा से पूछेंगे कि क्या ये सही है, तो आपका अंतरात्मा जवाब देगा नहीं, सही नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती से कर लेते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार, घूस, ब्राइब लेना, घूस लेते हैं चुपके से और आप जो है सोचते हैं घर में पैसा का वृद्धि करते हैं और उससे अपना सारा काम करते हैं, तो वो गलत। तो अंतरात्मा आपकी हमेशा बोलेगी कि नहीं ये गलत है। यही है नैतिकता। तो अधिकार का ये नैतिक सिद्धांत है। यदि कोई व्यक्ति नैतिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं भी होता है। कैसे? नैतिकता को सिर्फ घूस लेने से ही नहीं जोड़ा जा सकता। नैतिकता का एक और उदाहरण मैं बताता हूं। मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक लेडी आई और उसकी वो प्रेग्नेंट है। अगर आप खड़े होकर उनको सीट नहीं देते हैं
तो ये समझ लीजिए नैतिकता आपका गिर गया। तो क्या अगर आप खड़े होकर सीट नहीं देंगे तो क्या आपको जेल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपके दुकान में कोई आया, बहुत ही र्यूड बिहेव किए, बूढ़ा आया, कोई बूढ़ा व्यक्ति आया आपके दुकान में खरीदने, आप उसका बहुत मजाक उड़ाए, क्या आपका जेल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि नैतिकता का उल्लंघन करने पर जेल नहीं होगा, कानून के द्वारा दंड नहीं मिलेगा, लेकिन नैतिक स्तर आपका पता चल जाएगा कि क्या है, आपका नैतिक जो है गिरा हुआ है। यह है नैतिकता का सिद्धांत, कि अधिकार का नैतिक सिद्धांत है ये, कि हमारा अपना मर्जी है कि हम उसका मदद करें या ना करें। लेकिन अगर उल्लंघन करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपका मोरल स्तर डाउन है। इसका मतलब नैतिक अधिकार हमारा मन चेतन पर निर्भर करता है। और उसमें लास्ट में हम निचोड़ रूप में जानेंगे कि नैतिक अधिकार क्या है। कि नैतिक अधिकारों में मुख्यतः 3 बातें हैं: अच्छा आचरण, शिष्टाचार और नैतिक व्यवहार। इसी नियम को बढ़ावा देता है नैतिक अधिकार। अब चलते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वो है जिसको राज्य मान्यता दिया हुआ है, यानी कि इस अधिकार का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा आपको दंड मिल सकता है। जैसे कानूनी अधिकार के 3 प्रकार के होते हैं: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। नागरिक अधिकार में जानेंगे हम लोग क्या है नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार वो है जो व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए सामाजिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये नागरिकों को मिला हुआ है। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो ये चूंकि ये कानूनी अधिकार है तो आपको दंड मिल सकता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लें तो भारत में भी ये हमें मिला हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में मिला हुआ है, 19 से 22 ये मिला हुआ है, और ये 14 से 18 मिला हुआ है। यानी कि और भारतीय संविधान दिया है। भारतीय संविधान का तो गारंटर आप जानते ही है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप उल्लंघन किए तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपको सजा देगा, फैसला सुनाएगा, सजा हो जाएगा। यानी कि कानूनी अधिकार वे अधिकार है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य उसका उल्लंघन होने पर राज्य द्वारा दंड दिया जा सकता है। यह है कानूनी अधिकार। अब चलते हैं बच्चों राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जिसके माध्यम से हम राजनीति में एंटर ले सकते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में हम भाग ले सकते हैं। जैसे कि अधिकारों में मतदान का अधिकार। मतदान जब हम करते हैं तभी तो हम अपना नेता चुनते हैं। अगर हम वोट ही नहीं डालेंगे तो हम नेता कैसे चुन सकते हैं? और नेता चुने अगर हम अपना शासक चुने तो इसका मतलब राजनीतिक कार्य में भाग लिए। उसके बाद निर्वाचित होने का अधिकार, मुखिया, सरपंच या कोई भी नेता जो भी बनते हैं, सीएम, पीएम, उसमें हम लोग एमएलए का जो चुनाव होता है, एमपी का जो चुनाव होता है, उसके लिए हम खड़े हो सकते हैं। निर्वाचित होने का हमको अधिकार मिला हुआ है, तो ये अधिकार जब मिल गया तो हम उसमें राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा ले लिए। उसके बाद सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। सार्वजनिक पद मतलब पब्लिकली जो होता है, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, जैसे मैं एक +2 टीचर हूं, सरकारी टीचर हूं, तो ये सार्वजनिक पद हो गया। उदाहरण करने का अधिकार कैसे मिला? तो एक फॉर्म भरिए, एग्जाम हुआ, फॉर्म भरे, एग्जाम दिए, पास किए, उसके बाद रिजल्ट तैयार हुआ और टीचर बन गए। तो ये जब अधिकार राज्य द्वारा दिया गया तो ये राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिए और हम सरकार का एक अंग है क्योंकि सरकारी टीचर हैं हम। तो इस तरह से सरकारी प्रक्रिया में हम भाग ले लिए। उसके बाद सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे अभी पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, तो पेपर में आए दिन कर रहा है कि ये सरकार निकम्मी है, महंगाई बढ़ा रहा है। यानी कि क्या, पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी के माध्यम से सरकार जो भी कार्य ऐसा करे जो हम लोग को संतोष न लगे तो उसको हम सरकार का आलोचना भी कर सकते हैं। ये सब अधिकार मिला हुआ है हमें, और विरोध भी कर सकते हैं। याद करिए वो दिन, आप याद कर सकते हैं, एक जोधा अकबर का एक सीन याद आ गया कि एक बार की बात है, उसका चचेरा भाई उस पर वार कर दिया, तो अकबर बोला कि इसको मौत की सजा सुनाया जाए। तो कैसे होगा? सारा का सारा निर्णय अकबर खुद लेंगे। कैसे मौत का सजा मिलेगा? तो इसको छत पर जाकर उसको गिरा दिया जाए। तो छत पर जाकर उसको गिरा दिया गया नीचे। नीचे वो छटपटा रहा था, बोला क्या कि अभी नहीं मरा है, बोला फिर से इसको लाया जाए, फिर से गिराया जाए। 2 बार 3 बार, जब तक उसको मर नहीं जाए तब तक उसको ऊपर लाके गिराते जाइए। यानी कि क्या, राजतंत्र में सिर्फ राजा होते थे, सारा का सारा अधिकार उन्हीं को था, उसको उनका आलोचना आप नहीं कर सकते थे, उनका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन लोकतंत्र में जब अधिकार मिला तो सरकार का आप आलोचना खुल के कर सकते हैं, जुलूस के माध्यम से शांतिपूर्ण कर सकते हैं, शांतिपूर्ण जुलूस निकाल सकते हैं, प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सारे मीडिया के माध्यम से, सारे प्रिंट मीडिया, पेपर के माध्यम से आप सरकार का भी आलोचना और विरोध कर सकते हैं। ये हमारे लोकतंत्र में हमारे अधिकार मिली हुई है, इतना शक्ति मिला हुआ है हमें। तो ये है
अधिकार, अधिकार का राजनीतिक अधिकार का सिद्धांत था ये। अब चलते हैं आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक का मतलब ये होता है पैसे से संबंधित। तो ऐसे अधिकार जो हमें, ऐसा आर्थिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिसके बिना ऊपर वाला जितना सा अधिकार मैं बताया सब का सब अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पैसा ही नहीं रहेगा, अगर मुझे मतलब धन ही नहीं रहेगा पर्याप्त, तो हम और सब अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या क्या बेसिक नीड्स है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद कहा जाए तो स्वास्थ्य, उपचार। अगर ये सब हमें नहीं मिले बेसिक नीड्स, तो फिर सारा का सारा अधिकार हमारे लिए निरर्थक साबित होगा। जैसे इसीलिए यह आवश्यक है कि काम करने का अधिकार दिया जाए, पर्याप्त मजदूरी का अधिकार दिया जाए। यहां पर्याप्त मजदूरी का अधिकार से एक मुझे घटना याद आ गई। पर्याप्त मजदूरी का अधिकार अगर आपको नहीं दिया गया, तो एक बार की बात है 1990 ईस्वी में क्या हुआ कि राजस्थान के श्रमिकों को, मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी के अधिकार तो था, लेकिन पर्याप्त मजदूरी में घपला कर दिया जाता था। 1990 ईस्वी की बात है, राजस्थान में काम चल रहा था और उसको मजदूरी देने में घपला किया जा रहा था, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो उन लोगों ने कहा कि सार्वजनिक किया जाए, कितना मजदूरी हमको देते हैं, नहीं दीजिएगा तो आंदोलन जुलूस निकलेगा। तो सरकार कोई नहीं सुने और ये लोग जुलूस किए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज जून 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार आ गया। सोचिए, पर्याप्त मजदूरी का अधिकार है हमें, नहीं दिया गया, तो इसके कारण जो जुलूस आंदोलन हुआ, सूचना का अधिकार के माध्यम से सरकार का सारा रिपोर्ट ले सकते हैं हम, कितना आप किसको क्या देते हैं, क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। सोचिए, तो हमें कितना कितना अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद अवकाश, छुट्टी का, यानी कि 2014 ईस्वी की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 ईस्वी के आसपास की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि मजदूरों से आप 24 घंटा काम नहीं करवा सकते हैं, उन्हें नींद लेने का भी अधिकार है। जबरदस्ती करके आप उसको नहीं कहिए कि रात भर काम करो, सोने का अधिकार दिया गया है। सोचिए, अवकाश का अधिकार, छुट्टी का भी अधिकार दिया गया, आराम का अधिकार दिया गया है। बीमार, शारीरिक विकलांगता और बुढ़ापा के मामले में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया, इन लोगों को सुरक्षा दिया जाए। आप देखे होंगे कि जो 60 वर्ष से ज्यादा हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है सरकार द्वारा, जो नौकरी में नहीं भी रहते हैं उसको 1000 रुपया महीना दिया जाता है, 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना दिया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका आर्थिक अधिकार। अब चलते हैं मानव और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। नैतिक मानवाधिकारों और कानूनी अधिकारों के बीच कुछ अंतर है। क्या है? तो कानूनी अधिकारों की स्थापना करने के लिए क्या चाहिए? राज्य द्वारा उसको एक गारंटी मिलती है, कानून की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। कानूनी अधिकार को सुव्यवस्थित रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति को पावर दिया जाता है कि आप कानून का पालन करवाइए, लेकिन अगर वो उसका पालन न करे ठीक ढंग से और उसमें अपना निरंकुशता हो जाए, ज्यादा दुरुपयोग करने लगे, मिसयूज करने लगे अपने अधिकार का, तो उसके लिए एक मानव अधिकार भी होता है। इसलिए यही कहा गया कि मानव अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। तो यही अंतर है कि मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार की धारणा से उसे पालन करना होता है। वो आवाज उठाता है, सब जगह उसका फोकस करता है कि देखिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपको करना होगा। तो मानव अधिकार के कारण ही आपको फिर से अंकुश लग जाता है आप पे। इसका एक और बात ध्यान देते हैं, मानवाधिकार संगठनों के कारण ही वो जो गुआंतनामे बे जेल में 600 व्यक्ति को यातनाएं मिल रही थी, उसके माध्यम से उन लोगों को छुड़ाया गया और न्याय दिया गया। यानी कि ये हस्तक्षेप कर सकते हैं मानवाधिकार के लोग, हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, अपना सब लाइट में लाते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपने अधिकार का सीमित यूज करिए, निरंकुश मत होइए। तो ये है मानवाधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर। अब चलते हैं संविदा अधिकार। संविदा अधिकार वो होता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, तो और ये तभी कारगर सिद्ध हो सकता है जब उसको कानून के द्वारा, कानून के अंदर हो। यानी कि आप एक दूसरे पार्टी के माध्यम से बोले कि हम आपका काम करेंगे, आप अपना काम करिए, और एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 1 साल 2 साल। अगर आप बीच में छोड़े तो आपको तो सजा सुनाया ही जाएगा। अगर वो कानूनी हो तो, कानून की नजर में आप अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो ये है अधिकार का संविदा अधिकार। अब चलते हैं, इस तरह से हम जो है अधिकार की चर्चा हो चुकी है, और अब आप बच्चे समझ में आ गया होगा
कि हम कौन सा अधिकार का चर्चा किए, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का चर्चा होता है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल जो गिराया जाता है, वो अलग अधिकार है। और ये अधिकार वो अधिकार में ज्यादा अंतर नहीं है, इसी अधिकार के दायरे में वो भी अधिकार है। अगर हम देखें तो ये जो अधिकार है, इस अधिकार का दायरा बड़ा है, उसके अंदर में कोई एक देश का हम चर्चा किए भारत, और भारत में मौलिक अधिकार का सुनाए, हम बताए कि भारत में मौलिक अधिकार क्या है। वो आखिर दोनों अधिकार एक ही है, लेकिन वो अधिकार है किस अधिकार के अंदर आता है, कानूनी अधिकार है कि प्राकृतिक अधिकार है कि नैतिक अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है, वो सैद्धांतिक चीज है ये अधिकार, और वो है व्यवहार संविधान, भारतीय संविधान में कौन कौन सा अधिकार दिया गया। दोनों अधिकार में बस इतना ही अंतर है, इसका दायरा बड़ा है, वो एक देश के का बस अधिकार है। तब चलते हैं वर्तमान स्थिति, हम जानते हैं अब लगभग ये चैप्टर खत्म होता है। अब वर्तमान स्थिति में हमारा क्या स्थिति है, क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, किस किस से हम लोग महरूम है अभी, तो उसकी चर्चा करते हैं। वर्तमान स्थिति में आप जानते होंगे कि विश्व के बहुत सारे देश में अभी भी मानव अधिकार अच्छे ढंग से नहीं मिला है। अमेरिका में निग्रो जाति, रंग भेद अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। भारत में भारत जैसे देश में जाति प्रथा अभी भी उसमें भेदभाव होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। आर्थिक शोषण होता चला आया है बहुत सालों से देशों का, उपनिवेशवाद के माध्यम से आर्थिक शोषण हो रहा है। और आप अभी देखिए तालिबान का स्थिति, पाकिस्तान का स्थिति देखिए, उसमें अधिकार सब कहां लोगों को मिला हुआ है अच्छे ढंग से, तो वो लोग भी अभी भी तलाश कर रहे हैं। दास प्रथा, रंग भेद, बेगारी अभी भी कहीं ना कहीं सब देश के किसी ना किसी हिस्से में अभी भी मौजूद है ये। तो वर्तमान स्थिति में अधिकार अभी भी अच्छे ढंग से लोगों को नहीं मिल पाया है। और कहा जाता है कि 2/3 मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। और इन्हीं सब लोगों को पूरा का पूरा अधिकार देने के लिए, सुरक्षा की गारंटी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो सन 1945 में अपनी स्थापना हुई थी। किसकी पता है आपको कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। तो उनके उसी समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मानवाधिकार की अभिवृद्धि करता आया है, संरक्षण के लिए प्रयास करता जा रहा है। और एक मानवाधिकार ने इस निमित्त मानवाधिकार एक आयोग होता है, उस आयोग ने अधिकार का विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत किया है। और जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिसे 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार भी किया, 30 अध्याय का मानवाधिकार घोषणा पत्र में उन अधिकार का उल्लेख किया गया जिन्हें विश्व भर में स्त्री पुरुष को पाने का अधिकार है। वो सब अधिकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि और बाद में मैं आपको बताऊंगा, इस अधिकार को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे कि हम लोग भारत के संविधान से जब मिलाते हैं तो भारतीय संविधान में कितने ज्यादा अच्छे ढंग से मौलिक अधिकार दिया गया है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका प्रयास करता जा रहा है, यानी कि मानवाधिकार के माध्यम से, वह व्यक्ति का जीवन से संबंधित अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा एवं स्वाधीनता का अधिकार, दासता से मुक्ति होना चाहिए। अगर हम भारतीय संविधान में मिलाएं तो आपको पता होगा दासता से मुक्ति से संबंधित बताइए कौन सा अधिकार है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 23-24 मानव पण्य पर रोक, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था 23-24 में, तो दासता से मुक्ति मिल गई है, अब खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। यानी कि देखिए भारत के संविधान निर्माताओं ने कितने सूझबूझ से काम लिया कि पूरी दुनिया में जो ये प्रयास किया जा रहा है भारत के संविधान में आपको मिल जाएगा। स्वैच्छिक गिरफ्तारी नजरबंद से मुक्ति आपको बताया गया था, आर्टिकल 20-21 में यह था। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने पर निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 में मिल गया था। 19 का सी में था कि भारत के किसी भी भाग में हम जो है घूम सकते हैं। उसके बाद अगला था डी, बस सकते हैं। किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार, परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, जितना भी है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का ए था, 19 का शांतिपूर्ण और न्याययुक्त सम्मेलन था, 19 का बी था। उसके बाद मतदान करने का अधिकार तो है, सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, मनरेगा के तहत काम पाने का अधिकार आप लोग देखते होंगे, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी भारतीय संविधान में। अगर हम आपको क्या बोल रहे थे अभी बच्चों कि भारतीय संविधान से हम तुलना कर रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरी दुनिया में ये चाहता है कि ऐसा अधिकार हो, भारतीय संविधान में सारा का सारा संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान में सारे अधिकार देखिए, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, आर्टिकल 21 का ए के माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया गया था।
तो इस तरह से ये सारे के सारे अधिकार का सपना अभी संजोए हुए है और मानवाधिकार चाहता है कि दुनिया के सारे देशों को ऐसा ऐसा अधिकार मिले और भारतीय संविधान ने इसको बखूबी निभाया है। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, आगे दूसरा क्लास मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।